हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति रानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये सेम टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यही टॉपिक इंग्लिश में मिलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या क्या कवर करता है, वो कहाँ कहाँ पे काम करता है, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये आता है कि जब भी आप हम लोग यही सोचते हैं कि है ना, कैश को है ना ट्रैक करने का एक सिस्टम है कि आपने जो कैश लेके आए हो उसे वो आप कैसे यूटिलाइज करें, बस इतना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये जो है वो जब वो आइडिया बिजनेस का जब आइडिया वो शुरू होता है ना, उस स्पार्क से लेके अभी तक आप रोज उस कैश को कैसे यूज कर रहे हो, उस प्लानिंग उस आइडिया के से आप आज के यूटिलाइजेशन की जर्नी तक का जितना भी पूरा प्रोसेस है वो सारा का सारा आता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब इस स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जब सबसे पहले ये 6 स्टेप्स हैं: फाइनेंशियल प्लानिंग, एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, रेजिंग फाइनेंस दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स दैट इज डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये सारे 6 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे जाके। तो उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला एस्पेक्ट, सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कोई भी आइडिया होने से पहले हम लोग है ना एक प्लान करते हैं। कुछ भी काम करने से पहले हम लोग उसे प्लान करते हैं कि हाँ इतने बजे उठना है, ये सब सामान समेटना है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर रहता है। सिमिलरली अगर आपको किसी भी बिजनेस में फाइनेंस चाहिए तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। तो जो है वो आप कैसे किसी भी एक सिंगल रुपी या डॉलर को कैसे रेज करते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ये इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो फाइनेंशियल प्लान में कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को हम लोग जब ऐसे जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि फोरकास्टिंग करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना क्वांटिटी ऑफ पैसा लगेगा उस बिजनेस के लिए या उस आइडिया के लिए, वो सब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो इसमें 2 टाइप की प्लानिंग होता है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या क्या आता है, तो उसमें जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो आता है। आप है ना कितने सैलरी दे रहे हो, आपको सप्लायर्स को कितने देना है, या आपने करंट एसेट्स जो खरीदे हैं उसके लिए आपको कितना चाहिए होगा, तो आपको खरीदने हैं कि नहीं, वो सब आता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में। रॉ मटेरियल्स, वेजेस, इन्वेंट्री। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो ऐसे फंड जो हमें फिक्स्ड एसेट्स या फिर है ना किसी भी नए रिसर्च या डेवलपमेंट या फिर के लिए चाहिए होता है, तो वो आता है लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उसका जो फ़ायदा होता है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर नहीं मिलता, बल्कि 2-3 साल के बाद हमें जो हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उतना हमें रिकवर होता है और उसके बाद उसका फ़ायदा चालू होता है। इसीलिए उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर कहा गया है। तो जब आपका प्लान बहुत दूर, आप दूर का देख रहे हो, आपने है ना नया प्रोडक्ट बनाया, यानी कि उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्चा किया, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक लैंड खरीदी, फैक्ट्री खरीदी, मशीन खरीदी, तो उसके लिए जो आप प्लान कर रहे हो वो आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। तो ये था फाइनेंशियल प्लानिंग। स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़े हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर। तो हमारे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो दूसरा पॉइंट है वो है एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब ये फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है, उसको एस्टैब्लिश करना क्यों ज़रूरी होती है, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो एक रूल बुक जैसा एक्ट करती है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल बिहेवियर के लिए। मैनेजमेंट को जो है ना वो क्लियर गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस वो अच्छे से ना बनाने चाहिए, ताकि है ना जो क्रेडिट बोरोइंग्स है, कैश मैनेजमेंट है, उसमें जो है कंसिस्टेंसी और सेफ्टी बनी रहे। अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे तो आप शायद है ना ज़्यादा पैसे उधार ले सकते हो, ज़्यादा आप उधार पे सामान दे सकते हो, आपने कैश को कहाँ पे यूज़ किया है उसकी कोई लिमिट तय ही
रहेगा ही रहेगा। तो इस पॉलिसीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया गया है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप अपने जो गुड्स है वो बल्क में बेचोगे। अब है ना रिटेलर जो है वो वैसे ही है ना उसी टाइम पे आप को पैसे तो नहीं दे सकता खरीदने के टाइम पे, तो आप है ना एक क्रेडिट पीरियड डिसाइड करते हो कि आज आपने गुड्स खरीदे हैं, 30 दिन बाद आप उसके पेमेंट करो, राइट। आप रिटेलर्स को ऐसा बोलते हो। तो ये जो एक थी वो था एक पॉलिसी का एग्जाम्पल। तो इसमें आपने एक मिनिमम कैश बैलेंस सेट किया, कहाँ पे कितना हर टाइम पे कितना मेंटेन करना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो आपने सेट किया ताकि है ना ओवर बोरोइंग्स ना हो। तो ये सारी जो पॉलिसीज होती है वो आती है फिनेंशियल पॉलिसीज के अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फिनेंशियल पॉलिसीज के। तो ये ओवरऑल क्या होता है, एक रूल बुक होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो है रेजिंग फाइनेंस, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि आप फंड्स को कैसे उठा के अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हो। आप जो फंड्स यूज कर रहे हो उसका जो सोर्स है वो क्या है। तो जब आपका रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज जो है वो सेट हो गया, आपने प्लान कर लिया आपको कितना चाहिए और ये भी सेट हो गया कि आप उसे कैसे लेके आओगे और उसको कैसे यूज करोगे, इसकी पॉलिसीज भी सेट हो गई, रूल्स सेट हो गए। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि उसका सोर्स ऑफ कैपिटल कैसा है। तो इस स्कोप में है ना आपका जो फंड्स का उसका अच्छा सा मिक्स तय करना जरूरी है, जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि पहले के वीडियो में जो हमने देखा था कैपिटल मिक्स, उसका वही है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपका जो कैपिटल बन रहा है वो आपका ओनर फंड से कितना बन रहा है और बोरोअर्स फंड से कितना बन रहा है, तो उसका जो मिक्स होता है वो अच्छे से आप डिटरमाइन करते हो। तो वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपके जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी है यानी कि पैसे और लेने हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे और फाइनेंशियल रिस्क भी कंट्रोल के अंदर रहे। तो अब कैपिटल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओन्ड कैपिटल, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। अब ओन्ड कैपिटल में क्या आता है, जब आप है ना कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को है ना इशू करते हो, वहां से एक कैपिटल जनरेट होता है। साथ में जब आप प्रॉफिट्स बनाते हो और उसे आप कंपनी के अंदर रखते हो, मतलब कि रिटेन करते हो, तो वो हो जाता है दूसरा ओन्ड कैपिटल, क्योंकि आप ही ने तो कमाया है और आपने ही अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाया, इसलिए वो भी आता है ओन्ड कैपिटल के अंदर। अब दूसरा है बोरोड कैपिटल। तो आप जब भी बैंक से लोन लेते हो, डिबेंचर्स को इशू करते हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बनाते हो, तो वो आ जाता है बोरोड कैपिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ना ही ओनर से आए हैं, ना ही आपने कुछ मनी जनरेट किया था उस कैपिटल को बढ़ाने के लिए, बल्कि आपने एक आउटसाइड सोर्स से कैपिटल को लिया है, इसीलिए वो आता है बोरोड कैपिटल के अंदर। तो आपको इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम मिक्स, एक रेशियो बना के रखना पड़ेगा ताकि आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे, फाइनेंशियल रिस्क भी कम से कम रहे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग बढ़े हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आप फंड्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप फंड्स को कैसे यूटिलाइज करोगे, आप कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट करोगे ना कहीं पे आप पैसे लगाओगे, वही उसका यूटिलाइजेशन होता है। इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पैसे जो बढ़ाना है वो सिर्फ आधी बैटल हुई, ठीक है। आपने पैसे तो बढ़ा लिए, अब आप है ना पैसे इकट्ठा करके क्या करोगे, वो ऐसे वहीं पे तो तिजोरी में तो लॉक करके नहीं रख सकते, वो पड़ा वो एक स्टैग्नेंट मनी बन जाता है। अगर आपको उसे ग्रो कराना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप वो उसे कितनी समझदारी से स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वही होता है ये, इसके अंदर ही ये स्कोप आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको है ना अपने जो फंड्स है उन्हें अच्छे से एसेट्स और प्रोजेक्ट्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वो ताकि जो उसका जो कॉस्ट, उसका जो कैपिटल रेज करने का कॉस्ट है उससे ज़्यादा अगर उस प्रोजेक्ट में आपको रिटर्न मिल रहा है तो ही आप इन्वेस्ट करो, ये बात कहना चाह रहा है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, पहला आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, तो जब भी आप है ना एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़े बड़े एसेट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो
तो वो आ जाता है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट। और उसमें उसको इवेल्युएट करते हो, आप कैसे इवेल्युएट करते हो, तो एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गए। तो ये दो एक टूल्स है ताकि आप ऐसे इवेल्युएट कर सके कि इसमें हमें रिटर्न कितना जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, जैसे कि आप कोई लैंड बाय कर रहे हो, अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर रहे हो, कोई नई फैक्ट्री नया लोकेशन पे आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये हो गए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जब आप करंट असेट्स को अच्छे से मैनेज करते हो ताकि कैपिटल जो है वो है ना अनप्रोडक्टिव मीन्स ऐसे ही बैठा ना रहे, ठीक है, ऐसे ही खाली बैठा ना रहे, और वो है ना शॉर्ट टर्म के लिए आप है ना इन्वेस्ट करते हो करंट एसेट्स में, तो वो जो होता है उसमें जो डिसीजन आप लेते हो वो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ताकि यहाँ पे एग्जांपल दिए जैसे कि एक्सेस इन्वेंट्री में कुछ एक्सेस ना हो या फिर कस्टमर के बिल है उन्हें आप अनपेड ना रखो, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। और दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग बढ़े हमारे 5th पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स या और डिविडेंड डिसीजन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स को डिविडेंड डिसीजन क्यों कहा गया है? कंपनी क्या अर्न करती है? कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट्स। अब कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स को उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न्स मिलता है उसी को कहते हैं डिविडेंड। इसीलिए आप अपनी जो अर्निंग्स है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका जो मेजर पार्ट होता है वो होता है डिविडेंड। इसलिए उसे कहा जाता है डिविडेंड से कि उस अर्निंग्स का आप कितना पार्ट आप डिविडेंड दे रहे हो और कितना अपने पास रख रहे हो। तो क्या किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी जो है नेट प्रॉफिट को जनरेट करती है। अब वो डिसाइड करती है कि ये जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है, ये जो हमारे पास डिगाना का ऐसे प्रॉफिट पड़ा है, पैसा पड़ा है, उसका हम लोग करें क्या। तो इसका जो वो है ना इन्वेस्टर वो उसे ऐसे यूज़ करेंगे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो भी खुश रहे और हमारी कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी सेटिस्फाई रहे, ठीक है। अभी इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे कि हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएशन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिले। हमने जो पैसे डाले तो हमें लगना भी चाहिए कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, वो काम अच्छा कर रही है। तो उसके लिए उन्हें जब आप पैसे देते हो तो वो हो जाता है डिविडेंड्स। पेइंग अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से एक छोटा सा पार्ट जब आप अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड देते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे कहता है डिविडेंड। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जब आप प्रॉफिट में से जो पैसा है वो आप खरीद के ना बिजनेस के अंदर वापस डालते हो तो उसे कहता है रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा होगा फ्लोइंग द प्रॉफिट्स बैक इनटू द बिजनेस। क्या फ्लोइंग मतलब क्या कि जब खेती करते वक्त ऐसे किसान ऐसे मिट्टी को वापस लेके आते हैं, वैसे हम लोग है ना प्रॉफिट्स को वापस लेके आते हैं, तो उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि हमने उसे खींच के रखा है, रिटेन करके रखा है। तो आपको इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा मिक्स बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारे इन्वेस्टर्स खुश रहे और हमारे बिजनेस को और फंक्शन करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स बनी रहे। तो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग बढ़े हमारे लास्ट 6th पॉइंट के ऊपर, जो कि है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप का एक आखिरी स्टेप होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। आपने है ना सब देख लिया, आपने है ना प्लान्स बना लिए, पॉलिसीज बना लिए, फंड्स को रेज कर दिया, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपको अर्निंग्स मिली तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी, 19-20 हुआ होगा, तो उसे आप चेक कैसे करोगे, आप उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखोगे, तो वो आता है फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर। तो ये इंश्योर करता है कि सब कुछ आपने जो प्लान बनाया था फर्स्ट स्टेप में फाइनेंशियल प्लानिंग में उसके हिसाब से हो। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो आपने जो एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की है और जो आपने पहले से बजट बना के रखा है उसी हिसाब से हो रहा है कि नहीं। आपने बजट बना के फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हो, आपने ना इतने 10,000 रुपये का बजट बनाया है और आपने खर्च कितना किया है वो आप बाद में ट्रिप के बाद आके देखते हो कि आपने कितना खर्च किया है, खाने पे कितना खर्च किया है, रहने पे कितना खर्च किया, आप सोच के कितना गए थे, आप उसे कंट्रोल कंपेयर करते हो, तो वही होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। अब यहाँ पे कुछ हम लोग मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। तो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए,
वेरिएंस एनालिसिस हो गया। तो ऐसे कुछ मैनेजमेंट टूल्स है जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि कहीं आपने कहाँ पे ओवर स्पेंड किया है या फिर हमने ना कहीं पे है ना पैसे ऐसे गल रहे हैं, हाँ, अब कैसे ऐसे ही यूजलेस तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो फिर है ना, तो ताकि हम लोग है ना करेक्टिव एक्शन ले, ताकि हम लोग उसे रोक सके और हमारे जो पैसों की जो वेस्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो ये थे हमारे 6.6 स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग बड़े उसकी समरी की हो कि वो एग्जैक्टली ये 6 के 6 जो पार्ट्स है, स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो एक साथ कैसे काम करते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि ये जो 6 पॉइंट्स हमने देखे वो इंडिविजुअली काम करते हैं, नहीं, ये एक कंटिन्यूस साइकिल में एक मैनेजमेंट लूप की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला इस लूप में आता है पॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या आप प्लान करते हो कि कितना पैसा आपको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज। अब आपने प्लान तो कर लिया, अब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने पड़ेंगे ताकि आप उसको अब्यूज ना करो, ठीक है। और उसके बाद आता है कि आप है ना फाइनेंस को कैसे रेस करते हो, आप उसे कहाँ से लेके आते हो, आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। फिर आता है कि आप उस फंड्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, आप है ना उसमें कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सेट्रा, ठीक है, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। आपने जो अब इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो भी कुछ पैसा मिला, जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया, आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितना अपने ओनर्स को दे रहे हो, कितना अपने बिजनेस में वापस लगा रहे हो एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। अब ये 5 हमने जो स्टेप किए, अब वो प्लान के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना आता है फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में। अब वो है ना कंट्रोल के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, वो हो गए कि है ना नहीं, हमने इतना डिसाइड किया था, इस वजह की वजह से इतना हो गया है। तो अगली बार जब हम लोग प्लान करेंगे तो वो ये गलती रिपीट ना हो, इसीलिए ये फाइनेंशियल कंट्रोल वापस जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ और ये लूप वापस से शुरू होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मैनेजमेंट लूप। और यही था हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको यही सेम एग्जैक्ट टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये सेम टॉपिक इंग्लिश में समझाया हुआ मिलेगा। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।